आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराकर डीकम्पोजिशन कराएंगे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को पास करा के। तो अभी प्रीवियस क्लासेस में मेरी बातें चल रही थी, एक एग्जांपल लिया था मैंने वाटर के बारे में, और हमने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस वाटर को अलग करके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बना दिया जाए। तो तुम में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत ही आसान है, ऐसा करते हैं वाटर को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म कर देते हैं तो ये हमारा अलग हो जाएगा, लेट्स गर्म करते हैं। तो तुमने वाटर को गर्म किया तो लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब तुमने वाटर को गर्म किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर फेज में। अब वेपर फेज में वाटर का वेपर फेज ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में अलग हो जाए। तो तुमने सोचा सर मैं इसको और टेम्परेचर दूंगा, तो चलो तुमने 200 डिग्री दिया, 300 डिग्री दिया, 400 डिग्री दिया, फिर भी वो नहीं टूटेगा। मालूम है लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दोगे तो उतने टेम्परेचर पे जाकर कहीं ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या होंगे? टूट जाएंगे। तो तुम सोच रहे हो कि सर इसको तो थर्मल डीकम्पोजिशन में होना चाहिए था, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन में क्या कर रहा है? तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये डीकम्पोज हो जा रहा है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। प्रॉब्लम तो ये है कि भाई सब इतनी एनर्जी लाने के लिए जो तुम फ्यूल में इन्वेस्टमेंट करोगे, जो तुम्हारा खर्चा आएगा, उससे कम खर्चे में तुम हाइड्रोजन और वाटर को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में अलग कर सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन में। तो अब इस टाइप का जो डीकम्पोजिशन होता है उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। या तो इलेक्ट्रोलाइसिस या तो इलेक्ट्रिक करंट पास कर दो ना, तुम्हें तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड देने की टेम्परेचर होगी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। दूसरे एग्जाम्पल पे आता हूं, तुम्हारे दिमाग में दूसरा एग्जाम्पल आ रहा होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। बहुत ही अच्छा सॉल्ट होता है जिसको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। ठीक है, अब एक काम करना, ऐसा कभी हुआ कि खाना बना रहे हो, सोडियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट डाला हो और खाना बनाते वक्त सॉल्ट हवा में उड़ जाए या वेपर फेज में? कभी नहीं। अब एक काम करना, सॉल्ट को गर्म करना शुरू करना। मालूम है 801 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारा जो NaCl है ये मेल्ट होकर लिक्विड बनता है, और लगभग 1450 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा जो NaCl है, यहाँ पे बताऊंगा 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये मेल्ट होता है और लगभग 1450 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वेपर फेज में जाता है। मतलब टूटना तो दूर की बात है, अभी तो ये सॉलिड से लिक्विड बनेगा 801 पर और लिक्विड से गैस बनेगा 1450 पे। भाई इतना टेम्परेचर ला रहे हो और ये टूट रहा नहीं है, तो इसका मतलब डीकम्पोजिशन करा ही नहीं रहे हो। तो हमें डीकम्पोजिशन करा के सोडियम भैया को सॉलिड बनाना है, क्लोरीन भैया को गैस बनाना है, तो हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही पास करेंगे हमारा सोडियम और क्लोराइड भैया क्या हो जाएंगे? अलग। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन हमारे CBSE के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक थर्ड टाइप का हमारा होता है जिसको बोला जाता है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। जरा देखते हैं क्या है ये। मैं AgCl को लेकर गया, सनलाइट में रख दिया सिल्वर क्लोराइड को। ठीक है, सॉलिड में था, और जैसे ही सिल्वर क्लोराइड को हमने सनलाइट में रखा, मैं आश्चर्य में पड़ गया कि सिल्वर सिर्फ वहाँ पे बचा ग्रे कलर में, और एक गैस वहाँ से रिलीज हो गई, क्लोरीन गैस। तो मैं इस आश्चर्य में पड़ गया कि भाई साहब ये डीकम्पोजिशन हुआ, और डीकम्पोजिशन में ना हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया और ना ही हमने इसको टेम्परेचर दिया, तो ये कैसे टूट गया? तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार सनलाइट में रखा था, और सनलाइट से जो हमारी एनर्जी आती है वो क्या होते हैं? फोटोन्स होते हैं। तो इस फोटोन्स के प्रेजेंस में हमारा AgCl क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो फिर मैं सोचा यार फोटोन्स के प्रेजेंस में AgCl टूट के सिल्वर बन गया और क्लोरीन गैस बन गया, तो यार इसको कौन सा डीकम्पोजिशन बोलेंगे? फिर याद आया यार इसका तो नाम फोटोलिटिक है। तो यहां से हम रिलेट कर सकते हैं, फोटोलिटिक का मतलब फोटोन्स के प्रेजेंस में ब्रेक हो। अब फोटोन्स के प्रेजेंस में ब्रेक होने का मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक हो। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सनलाइट। तो याद रखना बच्चों, ये एक जबरदस्त रिएक्शन है। AgCl जो होता था, AgCl का यूज होता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में बहुत समय पहले। कहाँ यूज होता था? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। एक और चीज यूज होती थी फोटोग्राफी में, सिल्वर आयोडाइड, लेकिन उसका रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और एक और रिएक्शन है, जैसे AgCl है वैसे इसका एक छोटा भाई है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ये भैया का भी सेम होता है। इन भैया को अगर तुम सनलाइट में रख दो तो ये हमारे AgBr में जो सिल्वर भैया हैं
ये ग्रे कलर में एकदम बाहर आ जाते हैं, ग्रे कलर, ठीक है। और ब्रोमीन भैया जो है ये गैस बन के बाहर हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो हमारा था इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमने ये सीखा कि वाटर को इतने आसानी से हम डीकम्पोजिशन नहीं करा सकते, इसलिए इसका क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, क्योंकि ये सस्ता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। मैंने NaCl के बारे में बताया कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेइंतहा ज़्यादा होती है, तो इतना हाई टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, आसानी से इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दो तो आसानी से सोडियम हमारे बाहर आ जाएगा और क्लोरीन गैस भी बाहर आ जाएगा। और हम तीसरी बात करते हैं कौन सा, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन में हमने ये देखा कि सिल्वर क्लोराइड जो है सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रे कलर का सिल्वर बन जाता है और क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, रिलीज। और यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं CBSE बोर्ड में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। और लास्ट हमारा है सिल्वर ब्रोमाइड, जिसमें ये सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर के फॉर्म में बाहर आ जाता है सॉलिड और ब्रोमीन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो ये हमने लिया है NaCl, सॉलिड फेज में था, तो सॉलिड फेज में कभी भी ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने इसको पहले वाटर में मिक्स किया, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद बन गया NaCl एक्वस। अब मैंने NaCl के एक्वस को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया, हमने इसके बीकर के अंदर क्या किया, रख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया है, 2 प्लेट लगा दिया है, एक हमारा जो प्लेट है उसको कैथोड बोलते हैं, दूसरा हमारा जो प्लेट है उसे बोलते हैं एनोड, ठीक है। तो अब इस प्लेट के लगाने की वजह से जैसे इसमें चार्जेस डेवलप हो जाएंगी, हमारा जो एक कैटायन है वो इस कैथोड की तरफ अट्रैक्शन में जाएगा, क्योंकि कैथोड अट्रैक्ट कैटायंस, तो कैटायंस जब इधर अट्रैक्शन में जाएगा तो चूंकि ये मेटल है तो इसके सरफेस में प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। और जो हमारा ये क्लोरीन है ये एक एनायन है, तो एनायन को एनोड जो है अट्रैक्ट करेगा, तो एनोड जब इधर क्लोरीन जब जाएगा तो यहाँ पे उसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्लोरीन गैस के फॉर्म में इस छोटे से टेस्ट ट्यूब में क्या होने लगेगा, इकट्ठा। तो हम देख सकते हैं कि सोडियम भी अलग हो गया और क्लोरीन गैस भी अलग हो गया। तो यहाँ पे दिख रहा है बेटा सोडियम प्लस चार्ज ना, तो ये इधर ही क्यों अट्रैक्शन में गया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये माइनस है ना, तो ये पूरा प्लेट जो है ना वो नेगेटिव प्लेट हो जाता है, इसलिए आसानी से सोडियम प्लस चार्ज अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है, इसलिए इसने नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया, इसलिए क्लोरीन गैस यहाँ रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम शुरू करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाँ, एक एग्जाम्पल के जरिए शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुमने सुना होगा कि कार्बन को जब तुम जलाते हो तो ऐसा हुआ क्या कि बस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई हो और फिर काम खत्म। कभी ऐसा देखा कि कार्बन जब कोयले को जलाते हैं चाय की दुकान में तो देखा होगा चाय बन जाती है, तो उस चाय जब बन जाती है तो ऐसा थोड़ी कि बोलेंगे यार कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो उसके कारण चाय बन गई, ऐसा तो है नहीं। कार्बन को जलाने के दौरान क्या देखा होगा, बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो अगर मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिखूँ कि बर्निंग ऑफ कार्बन, जब हम कार्बन को जलाते हैं तो उस दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज। या मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो एक कमरे में जाओ और केमिस्ट्री लैब में जाना और मैग्नीशियम का एक पतला सा रिबन लेना, ठीक है। और रिबन ले जाने के बाद जब रिबन को जलाना, मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाना तो कमरे की सारी लाइट्स को ऑफ कर देना, तुम्हें 2 चीज देखने को मिलेगी, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तुम्हारे आसपास जो भी तुम्हारा दोस्त एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा सबके पसीने निकलने लगेंगे, इसलिए निकलने लगेंगे क्योंकि पूरे रूम का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रहेगा वो अचानक से बढ़ जाएगा जब मैग्नीशियम जलाओगे, और उसके दौरान बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट भी, ब्रिलियंट लाइट रिलीज होगा। इसके लिए हमें आंखों में क्या लगाना पड़ेगा, चश्मा। तो जब मैग्नीशियम को हम जब जलाते हैं, या दूसरा एग्जांपल लेते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो ये 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल है। जिस एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि जब हम ये कार्बन को लिया और ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में जलाया तो CO2 तो बना ही बना, साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। आई बात समझ में? अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनता ही है, साथ में पूरे रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसका मतलब फिर से क्या रिलीज हो गया, एनर्जी। तीसरी चीज आते हैं जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, वो है रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं ना तो ऑक्सीजन गैस जब बॉडी के इनसाइड जाती है तो जब वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है तो उस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हीट एनर्जी रिलीज होती है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से हम अपने हाथ पैर दौड़ लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसी की वजह से। तो तीसरा हमेशा याद रखना कि रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हम दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, बड़े ध्यान से देखना। इंडोथर्मिक रिएक्शन, चलो एक काम करते हैं,
मैंने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को बोला कि चलो टूट जाओ, बोला नहीं टूटूंगा। मैं कहा यार टूटो यार, क्या रखा है, टूट जाओ। बोला नहीं टूटूंगा। मैं बोला कैसे टूटोगे, कहा मेरे को एनर्जी दो। हाँ, मैं कहा तू एनर्जी लेगा, बोला हाँ। तो मैंने पूछा अच्छा एनर्जी ले रहा है तो इसका मतलब तू क्या बोलना चाहता है, बोला एनर्जी मैं गैन करूंगा। मैं कहा ओ लो एनर्जी गैन करूं। तो एनर्जी गैन करने की वजह से ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं पानी का। मैंने कहा प्लीज 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 टूट के हाइड्रोजन गैस बन जाओ और ऑक्सीजन गैस बन जाओ, मुझे कहीं पर भेजना है ऑक्सीजन गैस। बोला नहीं टूटूंगा। मैंने बोला क्यों, बोला मेरे को इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। मैं कहा अरे तू इलेक्ट्रिक करंट क्यों लेगा, कहा देखो इलेक्ट्रिक करंट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, मुझे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करूंगा तभी तो मैं टूटूंगा। मैं कहा ओ चलो ठीक है। मैंने AgCl से पूछा भाई तुम तो टूट जाओ, बोला नहीं। मैं बोला क्यों, कहा यार मुझे भी एनर्जी गेन करनी है, एनर्जी जब तक रिलीज करूंगा नहीं तब तक मैं टूटूंगा नहीं। मैं बोला अच्छा, एनर्जी इसको भी दिया, यहाँ तो इलेक्ट्रिक करंट दिया, यहाँ तो इलेक्ट्रिक करंट से ब्रेक हुआ, और यहाँ पे ये भैया ब्रेक हो गए किसमें, सनलाइट में ब्रेक हो गए। तो सनलाइट में जब ब्रेक हुआ तो Ag सॉलिड में बन गया, क्लोरीन गैस में बन गया। चलो यहाँ तक ठीक था। अच्छा तीसरा रिएक्शन हम और करते हैं, जैसे होता नहीं पढ़ाई नहीं करते बच्चे तो उनको क्या किया जाता है, घर की तरफ से मारा पीटा जाता है कि पढ़ाई नहीं करेगा बेवकूफ, तो बच्चा पढ़ने लगता है। तो पढ़ाई का मतलब क्या, वो मतलब थोड़ा सा फोर्स लगाया गया तब वो पढ़ने लगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट में जब वो कन्वर्ट हो रहा है तो उस दौरान फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। ये रहा हमारा एक्सोथर्मिक का रिएक्शन, जिसमें मैंने क्या बताया कि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कंप्लीट होने के दौरान बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करते हैं, वो ऐसे केमिकल रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, और ये रहा हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखा है कि ये लोग क्या करते हैं, एनर्जी को गैन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ना कुछ मिलेगा तभी ये क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे, तभी ये डीकम्पोजिशन में जाएंगे। ऐसे केमिकल रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक। और हाँ एक बात हमेशा याद रखना, जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन तुम्हें आगे चल के मिलेंगे, ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन, जितने भी ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एंडोथर्मिक।